नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं यूपीपीएससी आरओ एग्जाम पर, जिसमें 3 बिंदु पर चर्चा होगी। जैसा कि पहले बिंदु में लिखा हुआ कि केवल 2 प्रश्न डिलीट होंगे और केवल 3 प्रश्न जो है चेंज होंगे। अब ये कौन से प्रश्न चेंज हो रहे हैं? न्यूज़ बिल्कुल ऑथेंटिक है और इस पे भरोसा किया जा सकता है, लेकिन कितना सही होगा ये तो आयोग ही बताएगा। लेकिन हाँ, इस पे भरोसा किया जा सकता है। और तीसरा है कि रीजनिंग के भी क्वेश्चन जो हर परीक्षा में पूछे जाते हैं, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। कट ऑफ क्या होगी इस पे तो बात करेंगे ही। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम बात करते हैं कौन से क्वेश्चन डिलीट हो रहे हैं। तो वैसे तो कयास बहुत ज़्यादा लगाए जा रहे थे कि कौन से क्वेश्चन डिलीट होंगे, कौन से क्वेश्चन चेंज होंगे। तो सबसे पहले हम डिलीट वाले क्वेश्चनों पर बात करते हैं कि ये क्वेश्चन जो है, जो सूचना मिल रही है कि ये क्वेश्चन डिलीट होगा, नकदी फसलों वाला। इसमें आलू आयोग ने छोड़ रखा है। और जैसा कि देखते हैं कि आंसर आलू तो बताया है, लेकिन ये सफ़ेद सरसों को आयोग ने छोड़ रखा है। तो इस क्वेश्चन पे भी विवाद हुआ है और ये क्वेश्चन जो है डिलीट हो रहा है। 100% ये सूचना मिली है कि ये क्वेश्चन डिलीट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन जो डिलीट हो रहा है उसको आप देखेंगे, ये क्वेश्चन जो है ये भी डिलीट हो रहा है। चेंज नहीं हो रहा है, ये डिलीट हो रहा है, क्योंकि इसमें भी 2 आंसर निकल के आ रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें बाहर 4 भुजाएं हैं, अंदर 3 भुजाएं हैं। यहाँ पे अंदर बाहर 3 है, अंदर 2 ही हैं। और यहाँ पे बाहर 5 भुजाएं, अंदर 4 हैं। और यहाँ पे बाहर 3, अंदर 4 है। यानी कि बाहर भुजाएं ज़्यादा हैं, अंदर कम है। बाहर भुजाएं ज़्यादा, अंदर कम है। लेकिन तो इस हिसाब से यहाँ बाहर कम है, अंदर ज़्यादा है, तो ये वाला भी आयोग ने बताया। लेकिन यहाँ पे एक उत्तर ये भी निकल रहा है कि अंदर सभी आकृतियां पूर्ण हैं। ठीक है, अंदर सभी आकृतियां पूर्ण हैं और ये आकृति जो है अधूरी है। तो ये आंसर भी निकल के आ रहा है। तो ये भी क्वेश्चन डिलीट होगा। तो ये 2 क्वेश्चन डिलीट हो रहे हैं। अब यहाँ पे डिलीट होने के बाद जो 200 क्वेश्चन थे, अब वो 198 बचेंगे। ठीक है, 200 क्वेश्चन की जगह अब 198 क्वेश्चन बचेंगे। अब इन 198 में ही स्कोरिंग होगी, कट ऑफ होगा, इसी में होगा। अब चलिए देखते हैं कि चेंज कौन से क्वेश्चन हो रहे हैं। देखिए, ये जो सूचना मिली है ये भी सही है। और देखते हैं आयोग का रिजल्ट लगभग इसी पे रहता है, इसी पे आना चाहिए। और जैसे कि पीसीएस में आप लोगों ने देखा था कि बहुत ऊहा-पोहा था कि कितने क्वेश्चन चेंज हो रहा है, उसमें बड़ी मात्रा में डिलीट और चेंज हुए थे। लेकिन यहाँ पर 5 क्वेश्चन में ही उलटफेर होने वाली है। तो जैसे कि ये सवाल आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, कुछ लोग नागपुर से आए हैं, बाकी में कुछ शब्द का विशेषण का भेद कौन सा है। तो ये आपको आयोग ने दिया है परिणामवाचक, ये बदल के हो रहा है संख्यावाचक। ठीक है, ये संख्यावाचक हो रहा है। तो ये क्वेश्चन ये चेंज हो रहा है। आप क्वेश्चनों की गिनती लगाते रहिए। ये क्वेश्चन ये चेंज हो रहा है, आप देखिए अपना, अगर ये बदल के ये हो रहा है तो आपका एक नेगेटिव जाएगा। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन बदल के, ये वाला क्वेश्चन बदल के अगर ये होता है तो आपका एक नेगेटिव हो जाएगा। अगला देखते हैं चेंज होने वाले की स्थिति में। ये है क्वेश्चन, ये चेंज हो रहा है। भारत के निम्नलिखित में से कौन से राज्य में उच्चतम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? तो ये क्वेश्चन मैंने पहले भी बताया था, चेंज होगा। अब ये हो रहा है, उत्तर प्रदेश नहीं है, इसका आंसर बिहार है। इसका आंसर बिहार है, क्योंकि वहाँ 1106 जनघनत्व पाया जाता है। प्रति वर्ग किलोमीटर में 1106 लोग निवास करते हैं, जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार। तो अभी जब नया डाटा आया नहीं है तो 2011 का ही डाटा मान के चलना होगा। और आयोग इसके अलावा पूछ भी नहीं सकता है कि जनसंख्या से संबंधित सवालों का अभी कोई ऐसा डाटा जारी नहीं हुआ है। तो 2011 की ही जनगणना के आधार पर इस क्वेश्चन को माना जाएगा। और 2011 के हिसाब से 1106 बिहार का जनघनत्व है, जो कि सबसे ज़्यादा है। अगला अगर हम प्रश्न की बात करते हैं तो ये बड़ा विवादित प्रश्न है और इस पर आप लोग भी आपत्ति करेंगे, जो मैं बताने वाला हूँ कि भारत में केंद्र और राज्यों के मध्य करों का वितरण करता है। ठीक है, यहाँ पे एक्शन की बात की गई है कि वितरण कौन करता है। ठीक है, वित्त आयोग सिर्फ सिफारिश करता है, रिकमेंडेशन देता है, यानी सिफारिश करता है। ठीक है, ये वितरण नहीं करता है, केवल सिफारिश देता है। और आपने पढ़ा होगा कि वित्त आयोग एक सलाहकारी संस्था है, इसकी सिफारिशें मानी जाएं
ये कहीं उल्लेख नहीं है, ठीक है। वित्त आयोग है, ये अपनी सिफारिश देता है और इसकी सिफारिश मानी ही जाए ऐसा जरूरी नहीं है। तो वित्त आयोग एक सलाहकारी संस्था है, ठीक है। संवैधानिक संस्था है लेकिन सलाहकारी संस्था है। तो वितरण कौन करता है? तो वितरण करता है संसद। संसद उन करों का वितरण करता है कि कितना परसेंट राज्य को देना है, कितना अगर केंद्र अपने उसको देगा, कौन से राज्य को कितना देना है, ये सब वितरण कौन करता है? संसद करती है। हाँ, सलाह वित्त आयोग देता है। तो यहाँ पे चीज समझ लीजिए कि ये क्वेश्चन जो है हो रहा है चेंज। तो वित्त आयोग की जगह पे संसद हो रहा है। एक नेगेटिव क्वेश्चन आपका यहाँ पे अगर गलत होता है तो नेगेटिव जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप देखिए, तो चेंज होने वाले सवालों की संख्या हो गई है बढ़कर 3, ठीक है। चेंज हुए हैं 3 और डिलीट हुए हैं 2, यानी कुल मिला के 5 क्वेश्चन। अब जो डिलीट हो रहा है उसका बेनिफिट लगभग सबको मिलना है, लेकिन जिनका सही हुआ था उनको नुकसान होगा। तो अब टोटल पूर्णांक रह जाएगा 198, ठीक है। अब आपके कितने बन रहे हैं? तो 3 चेंज क्वेश्चन हो रहे हैं। पर क्वेश्चन की वैल्यू बचेगी 1.01, ठीक है। अब इस हिसाब से नंबर सबके बढ़ेंगे, थोड़े-थोड़े नंबर सबके बढ़ेंगे, क्योंकि 3 क्वेश्चन चेंज हो रहे हैं। तो एक तो परिणामवाचक की जगह संख्यावाचक होगा, वो सही हो जाएगा आपका, ठीक है। परिणामवाचक लगाया होगा तो गलत हो जाएगा। दूसरा बिहार वाला, राज्य वाला सबका सही होगा, तो वहाँ नंबर बढ़ेगा। तीसरा वो आकृति वाला तो डिलीट ही हो रहा है, उससे कोई मतलब ही नहीं, वो तो उसका बेनिफिट सबको मिलेगा। और एक क्वेश्चन जो और था वो संसद वाला था, जो करों का वितरण संसद, अगर वो गलत हो रहा है तो वो नेगेटिव जाएगा। तो इस हिसाब से कट ऑफ ज्यादा अंतर नहीं पड़ा, इन 3-5 क्वेश्चनों के बाद भी ज्यादा अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2 क्वेश्चन डिलीट हो जाने से सबको बेनिफिट मिलेगा। और जो 3 क्वेश्चन चेंज हो रहे हैं उसमें ज्यादा फायदा फायदा ही हो रहा है, क्योंकि संख्यावाचक वाला सही हो जाएगा और जनगणत्व वाला, उत्तर प्रदेश वाला सही हो जाएगा। 2 क्वेश्चन यहाँ पड़ेंगे। लेकिन संसद वाला है, मुझे लगता है कि ज्यादातर लोगों का गलत होगा, क्योंकि वहां पे क्वेश्चन की लैंग्वेज इस तरह से थी। संसद ही होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि वितरण जो है संसद ही करती है और सिफारिश करता है केवल वित्त आयोग। तो यहाँ पे जो कट ऑफ है, वो कट ऑफ मेरे हिसाब से जो मैंने 120 प्लस बताया था, वो अभी भी वही रहना चाहिए, क्योंकि 120 ज्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, 120 से ऊपर वाले जो भी हैं वो सेफ हैं, ठीक है। और कट ऑफ ज्यादा ऊपर नहीं जाना चाहिए मेरे हिसाब से। एक आध क्वेश्चन अगर बढ़ता है तो मैंने प्लस पहले भी लगाया था, 120 प्लस वाले सेफ हैं, ठीक है। और वो अपने हिसाब से देख लीजिए, अगर एक दो कट ऑफ, जैसे मान लिया यहाँ पे कट ऑफ 125 भी चली जाती है, तो ऐसा नहीं सबकी 125 जाएगी, ठीक है। तो 120 प्लस वाले अपना मान के चले, लेकिन जिनके 125 हैं वो श्योर हैं, ठीक है। 125 या इससे ऊपर है वो पक्के हैं, वो लोग अपना मेंस देखते रहें। अब चलिए हम इस पे बात करते हैं कि रीजनिंग के भी क्वेश्चन जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक सवाल ये लिखा हुआ है, तो ये सवाल जो है ये भी एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। और ये पूछता है कि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा में 100% की वृद्धि कर दी जाए, तो इसके बाद इसके क्षेत्रफल पर कितने परसेंट की वृद्धि होती है। तो ये भी सिंपल सवाल है। आपको पता है कि वर्ग की सभी भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर होती हैं, ठीक है। तो अगर मान लिया ये भुजा जो है 10 है, तो ये सभी भुजाएं 10 होंगी। और 10 भुजा अगर है तो क्षेत्रफल हो जाएगा, जो एरिया निकालेंगे, एरिया होता है भुजा स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल होता है भुजा की घात 2, ठीक है। तो अगर 10 की घात भुजा 10 है तो 10 की घात 2 हो जाएगा। और 10 की घात 2 होने पर ये 100 अगर सेंटीमीटर है तो वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा ये। अब वो कह रहे हैं कि भुजा में 100% की वृद्धि कर दी जाए। 100% का मतलब होता है जितना है उतना ही और ऐड कर दिया जाए। तो अगर इसकी भुजा बढ़ाकर 20 कर दी जाए, सभी 20 कर दी जाए, तो क्षेत्रफल क्या निकल के आएगा? तो क्षेत्रफल निकल के आएगा, इसी में हम देख लें, भुजा स्क्वायर कर लेंगे। और भुजा कितनी है? 20, तो 20 का स्क्वायर करेंगे। और जैसे ही हम 20 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर 400। एक मिनट, ठीक है, ये 400 और वर्ग सेंटीमीटर तो वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। 100 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर था, 400 वर्ग सेंटीमीटर हो गया। तो कितने परसेंट वृद्धि हुई ये भी देख लें। तो परसेंट वृद्धि निकालते हैं। परसेंट वृद्धि कैसे निकालते हैं कि जैसे प्रतिशत वृद्धि फार्मूला होता है, जैसे मैं मौखिक बता दूंगा, ये सीधे बता दूंगा।
तो वो मजा नहीं आएगा। तो प्रतिशत वृद्धि का फार्मूला होता है, वृद्धि कितनी हुई है, ठीक है, वृद्धि कितनी हुई है अब बटे पहले कितना था, यानी पूर्व परिणाम कितना था गुणा 100। ठीक है, वृद्धि कितनी हुई है, 100 था, 400 हो गया, वृद्धि हो गई 300 की। पेन का कलर चेंज कर लें, ज्यादा अच्छा रहेगा। वृद्धि कितनी हुई है, 300। पहले 100 था, 400 हो गया, तो वृद्धि हो गई आपकी 300। ठीक है, और पहले कितना था, 100 और गुणा 100 फार्मूला वाला। तो ये 100 से ये 100 कट जाएगा और कितना आएगा, 300। तो इसका विकल्प हो जाएगा सी, 300। फिर समझ लीजिए, आपको 10 भुजा थी, क्षेत्रफल 100 हो गया। जैसी डबल की 100% का मतलब उतना ही ऐड करेंगे, और तो भुजा 20 हो गई, 20 से 400 आ गया, और 400 आते ही प्रतिशत वृद्धि का फार्मूला है वृद्धि बटे पूर्व परिणाम 100 था, गुणा 100। तो वृद्धि 300 हो गई और बटे 100 गुणा 100, पूर्व परिणाम 100, 100 से 100 कट गए। ठीक है, 100 से 100 कट गया, तो बचा कितना, 300। 300 ही इसका आंसर है। इसकी छोटी है दोस्तों, समझ लीजिए, आंसर आ गया है इसका। अब अगला सवाल देखते हैं, वो भी सवाल कई एग्जामों में पूछा गया है। ये एक जो वर्ग है, वर्ग की भुजा में पहले 10% की वृद्धि होती है और फिर 20% की कमी होती है। क्षेत्रफल में कुल कितने परसेंट का परिवर्तन होता है। अगर यहाँ पे 20 की जगह 10 होता, जैसे 10% कमी की, वृद्धि की, फिर 10% कमी की, तो भी चेंज होता है। ठीक है, तो भी परिवर्तन होता, क्षेत्रफल में परिवर्तन होता। अब कितना होता, इसके लिए मैं एक फार्मूला बता रहा हूँ। इसके लिए बहुत अच्छा फार्मूला है कि अंतिम, एक मिनट, फार्मूला है अंतिम बराबर प्रारंभिक, अंतिम बराबर प्रारंभिक गुणा 100 प्लस माइनस एक्स बटे 100। अब दोस्तों ये 100 प्लस, देखो अंतिम बराबर प्रारंभिक गुणा 100 प्लस माइनस, ये ब्रैकेट में चाहो तो बंद कर सकते हो इसको, बटे 100। अब ये 100 प्लस माइनस एक्स जो ऊपर वाला लिखा हुआ है, ये 100 प्लस माइनस, अगर वृद्धि होती है तो प्लस हो जाएगा यहाँ पे एक्स में, और कमी होती है तो माइनस हो जाएगा। और इस पूरे पद को जो मैंने गोला किया है, इस पूरे पद को आप गुणा में जितनी बार चाहो उतनी बार यूज कर सकते हो। ठीक है, जितनी बार चाहो तो उतनी बार यूज कर सकते हो अपने यहाँ प्रश्न के अनुसार। तो हम यहाँ पे देखते हैं, हमारा अंतिम परिणाम हमें निकालना है। प्रारंभिक हम मान लें 100 है, मान लें ऐसा कि 100 है। ठीक है, यहाँ पे अंतिम तो हमें ज्ञात ही करना है, प्रारंभिक हम मान लें 100 है। ठीक है, गुणा, अब यहाँ पहले 10% की वृद्धि होती है, तो जैसे ही हम इस 100 में 10% की वृद्धि करेंगे तो ये 110 हो जाएगा, वटे 100 रहेगा, और गुणा, मैंने कहा इस पद को, पूरे पद को हम कई बार यूज कर सकते हैं प्रश्न के अनुसार। एक बार कमी हुई है यहाँ 20% की, तो हम इस पद को दोबारा फिर लिख सकते हैं। जैसे ही 20% की कमी होगी तो 100 में से 20 घट जाएंगे। देखिए यहाँ पे जो ऊपर, पेन को फिर से चेंज कर ले रहा हूँ, दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ पे देख लीजिए, तो हम इसमें कमी कर लेंगे 20% की, 100 में से 20% कमी होगी तो 80 बटे 100 रह जाएगा। अब इस फार्मूले में हम 100 से इस 100 से इस 100 को काट देंगे, ये जीरो जो है इस जीरो से कट जाएगा, ये जीरो जो है इस जीरो से कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा हमारा यहाँ पे 11 बचा है, और गुणा, और वहां पे हमारा बचा है 8, तो हो जाएगा 11 अट्ठे 88। हमारा पूर्व परिणाम था, प्रारंभिक था 100 जो हमने मान के चला, अंत में आया हमारे पास 88। कितने प्रतिशत में कमी या वृद्धि हो गई, 100 में से 88 घटाएंगे तो 22% की कमी हो गई है। ये 100 था, 88 रह गया, यानी 22% कम हो गया। 1 मिनट, 22% वृद्धि कमी है, ये पहला वाला सवाल सही है।
ठीक है, वृद्धि नहीं कमी हुई है। भाई 100 था 88 रह गया, 22% कमी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये वाला, पहला ही सही है, 22% की कमी।